बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर को मरे हुए 7 साल हो चुके। मैं खुद नौकरी करके घर संभालती, मगर शौहर की पेंशन को मैं संभाल संभाल कर रखने लगी ताकि उन पैसों से उम्रा करूं, ताकि शौहर को उसका सवाब पहुंचे। मगर जब मैं उम्रे का टिकट करवाने लगी तो अचानक नौकरानी दरवाजे पर आई और बोली, बाजी मेरा बच्चा मर जाएगा, उसके इलाज के लिए पैसे दे दो। मैंने तरस खाकर उम्रा टिकट के सारे पैसे नौकरानी को दे दिए तो वो मुझे दुआ देने लगी कि बाजी तू सदा सुहागन रहे। उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी। भला मुझे बेवा को कैसी दुआ दी गई है। उसके जाने के कुछ ही लम्हों के बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जो ही दरवाजा खोला तो हैरत से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा मरहूम शौहर। 7 साल हो गए मेरे शौहर को दुनिया से गए, मगर मुझे अब भी ऐसा ही लगता है जैसे कल की बात हो, जैसे आज भी वो दरवाजे से अंदर आकर मुझे पुकारेगा, जैसे वही हंसी, वही आवाज, वही लम्स मेरे आस पास मौजूद हो। मैंने बहुत कोशिश की भूलने की, बहुत चाह के आगे बढ़ जाऊं, जिंदगी को नए रंग में देखूं, लेकिन शौहर का खला ऐसा था कि हर रंग मान पड़ गया। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, मगर वक्त तो बस जख्मों को पुराना कर देता है, उनकी शिद्दत कम नहीं करता। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि करूं क्या। रोटी पका लेती, कपड़े धो लेती, नौकरी पर भी चली जाती, मगर शाम होते ही एक खामोशी मेरे अंदर रेंगती। वो खामोशी जिसमें सिर्फ उसकी सांसों की याद बाकी थी। मेरी शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे जब वो एक हादसे में चला गया। अचानक मौत थी, कोई तवील बीमारी, कोई आखिरी लम्हा, कोई अलविदाई नजर, कुछ भी नहीं मिला। बस एक कॉल आई, एक लाश आई और सब खत्म हो गया। मैंने उसकी मैयत को देखा, उसे गौसल दिया और खुद अपने हाथों से उसे मट्टी दी। उस समय लग रहा था जैसे मेरे अंदर की जिंदगी भी उसके साथ ही दफन हो गई हो। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, नौकरी पर पूरी तवज्जो दी, बच्चों को पढ़ाया, खुद कभी कभी ट्यूशन भी लेने लगी। खर्चे बढ़ गए थे, मगर एक चीज थी जिसे मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मेरे शौहर की पेंशन। वो पैसे मेरे लिए मुकद्दस थे। मैं उन्हें हमेशा एक अलहदा लिफाफे में रखती, साफ सुथरे नोट, और उन पर हर माह की तारीख लिखती। मुझे उन पैसों से किसी दुकान की चीज नहीं खरीदनी थी, न किसी बिल की अदायगी करनी थी। वो एक मकसद के लिए थे। मैं उनसे उम्रा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अल्लाह के घर जाकर अपने शौहर के लिए दुआ करूं, उसके लिए जो मेरा सब कुछ था, जो मुझ में रहता था, मेरी सांसों में बसता था। और वो दिन बिलाखिर आ ही गया। मैंने अपनी अलमारी से वो लिफाफा निकाला जिसमें हर महीने की जमा रकम तरतीब से रखी थी। बैंक में जाकर एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोला और उम्रे की फाइल के लिए एक एजेंट से रब्ता किया। उसने मुझे कहा, मैडम आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, आप अगले हफ्ते रवाना हो सकती हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शुक्रिया अदा किया, घर वापस आई और सजदे में गिर गई। शुक्र का सजदा। मैं खुश थी कि बरसों के बाद दिल में एक रोशनी थी, जैसे अंधेरे में पहली बार दिया जला हो। मैंने सोचा कि शौहर की तस्वीर के सामने चिराग भी जलाती हूँ, उसके लिए सेवैयां बनाती हूँ, जैसे कोई ईद हो मेरे लिए। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एकदम दिल धड़का। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोला। बाहर मेरी नौकरानी खड़ी थी। उसका चेहरा रोया हुआ, कपड़े बिखरे और आवाज कांप रही थी। बाजी, बाजी प्लीज, मेरा बेटा मर जाएगा, बुखार में तप रहा है, डॉक्टरी दवा नहीं मिल रही, अस्पताल वालों ने कहा है कि दाखिल करवाएं वरना कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने उसे देखा। वो औरत जो मेरे साथ कई सालों से काम कर रही थी, मेरी चीजों को मेरे बाद भी संभालती थी, वो आज बेबसी में खड़ी थी। मेरा दिल कट गया। मैंने अलमारी खोली, वही लिफाफा निकाला और बगैर कुछ कहे उसके हाथ पर रख दिया। ये ले जा और जल्दी जा, देर न कर। अल्लाह तेरे बेटे को सेहत दे। वो रोने लगी, मेरे पांव पड़ने लगी। अल्लाह आपको सदा सुहागन रखे बाजी। अल्लाह करे आपके शौहर आपके सर पर हमेशा सलामत रहे। ये सुनकर मैं जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। मेरे चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। मैंने उसका हाथ थामा, उसे उठाया और कहा, अरे मैं तो बेवा हूं, तू जानती है ना, तू कैसी दुआ दे रही है मुझे। वो नजरें झुकाकर चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी दुआ मेरे कानों में गूंज रही थी, सदा सुहागन। कैसी बात थी ये, कैसा जुमला था ये। मैं वापस मुड़ी, किचन की तरफ बढ़ी। अचानक दरवाजे पर एक और दस्तक हुई, इस बार जोर से, जैसे कोई अंदर आने को तैयार हो। मैं रुक गई, दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी। अब कौन है? मैंने आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो अंदर से अजब सी बेचैनी ने दिल को जकड़ लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी आफत दस्तक दे रही हो, जैसे वक्त थम गया हो। मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा वजूद
जो मुझे एक लम्हे के लिए कहीं और ले गया। बारिश की नमी, फिजा की खामोशी और उसकी आंखों का धुंधलापन, सब कुछ साकत हो गया। वो शख्स मेरे सामने खड़ा था, जानी पहचानी कामत, आशना आंखें, मगर चेहरे पर जख्मों के पुराने निशान, कुछ नया कुछ पुराना। वो भीगी आवाज में बोला, मैं वापस आ गया हूं। उसकी आवाज सुनकर जैसे मेरी सांसें उलझ गईं। मेरे हाथ जिसमें चाय का कप था लरजने लगा और कप फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं एक कदम पीछे हटी, दरवाजे के किनारे को थाम कर खुद को संभाला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन रुक गया। शायद मेरी आंखों में खौफ महसूस कर लिया था। मैं हूं वकार, तुम्हारा शौहर, मुझे बस अंदर आने दो। वो बोल रहा था, मैं सुन नहीं पा रही थी, या शायद सुनकर भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने दरवाज़ा खुला रखा मगर खामोश रही। दिल में अजीब कश्मकश थी। वो अंदर आया, बारिश के कतरों में भीगा हुआ। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी, जूते गंदे और चेहरा थका हुआ। वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जैसे वो यही सोफा हमेशा इस्तेमाल करता रहा हो। मैंने अपने हाथ पहुंचते हुए उस पर नजर डाली। वो बोल रहा था, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, पर मुझे एक मौका दो, सब समझाऊंगा। मैं खामोश बैठी रही। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। मैंने पानी का गिलास भरा और खुद को जबरदस्ती पुरसुकून किया। सबसे पहले ये बताओ, तुम हो कौन? मेरी आवाज मामूली सी निकली, मगर उसमें शक, खौफ और सदमा सब मौजूद था। मैं वही हूं जिसे तुमने रुखसत किया था। मैं वही हूं जिसके साथ तुमने नेकियां बांटी, रातें जागी, ख्वाब देखे। मैं वकार हूं, तुम्हारा शौहर। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी, जैसे अब मैं दुनिया से कट चुकी हूं और सिर्फ वही एक शख्स मेरे वजूद में सांस ले रहा हो। सोफे पर वो थकन से नीम दराज था। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाई। कोई अजनबियत नहीं थी, मगर तसल्ली भी नहीं थी। जैसे पुराना शनासा हो मगर पहचान धुंधली हो गई हो। कुछ सवाल मेरे अंदर उठ रहे थे, मगर जबान जैसे रोक दी गई हो। मैंने खनकती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें याद है आखिरी बार हम कहाँ गए थे साथ? उसने सर झुकाया, फिर नजरें उठाकर बोला, शादरा के पार्क में, जहां तुमने जिद करके वो बर्गर खाया था जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया था। तुम कहती थी बारिश में भीगने का मजा सिर्फ चटपटे खाने में है। मैं हल्की सी चौंकी। ये कोई आम बात नहीं थी कि कोई भी जान सकता। ये तो वो लम्हे थे जो हम दोनों के दरमियान दफन हो चुके थे। मेरा शक एक लम्हे के लिए पीछे हटा, मगर फिर मैंने खुद को झिंझोड़ा। मैंने सामने वाले दराज से वो एल्बम निकाली जो मैंने परसों से नहीं खोली थी। मैंने तस्वीरें उसके सामने रखी। पहचानो, ये कौन सी तस्वीरें हैं? वो तस्वीर उठाकर बोला, ये हमारी सालगिरह की रात थी, जब मैंने वो नीला कुर्ता पहना था और तुमने मुझसे कहा था कि ये तुम्हें बुढ़ापे की तैयारी लगता है। मैंने एल्बम बंद की और सर पकड़कर बैठ गई। तुम तो मर गए थे, तुम्हें दफन किया है हमने, मैंने धुंधली आवाज में दोहराया। वो लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर बोला, हाँ तुमने दफन किया, मगर जिसे दफन किया गया वो मैं नहीं था। मैंने नजरें उठाई। फिर वो कौन था? उसने एक लंबा सांस लिया। मेरा जुड़वा भाई वकास। हम एक जैसे थे पैदाइश के वक्त से। सिर्फ माँ ही हमारे दरमियान फर्क पहचान सकती थी, मगर किस्मत ने हमें भी जुदा कर दिया। वो हमेशा मुझसे हसद करता था। अब्बू ने हर चीज मुझ पर भरोसे से छोड़ी और उसके हिस्से में सिर्फ खाली जायदाद रह गई। मैंने कई बार उसे साथ चलने का कहा, मगर वो कहता था, जब तू मरेगा तभी मेरा दिन आएगा। क्या मतलब जुड़वा भाई? मेरी आवाज में हैरानी कम और तशवीश ज्यादा थी। मेरी पूरी जिंदगी में कभी उसने किसी भाई का जिक्र ही नहीं किया था, ना ही शादी से पहले ना बाद में। मैंने कभी कोई तस्वीर देखी, ना कोई जिक्र सुना। मेरे सामने बैठे शख्स ने नजरें झुकाते हुए कहा, वकास। वो मेरा जुड़वा भाई था। हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे, मगर हमारे दरमियान फर्क शुरू से था, सिर्फ शक्ल में नहीं, नसीब में भी। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं भूलना चाहता था। बचपन से वो मेरे खिलाफ था। माँ की शफकत मिली, लेकिन अब्बू की मोहब्बत हमेशा मेरे हिस्से में आई। वो समझता था कि मैं हर चीज का हकदार बना और उसे कुछ नहीं मिला। जब हम 20 के हुए तो उसने घर छोड़ दिया गुस्से में और कहा कि वो वापस नहीं आएगा। मैंने खामोशी से सुना। उसने सिलसिला जारी रखा, मैंने तुमसे कभी उसका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वो मेरा माजी था, एक ऐसा बाब जिसे मैं बंद कर चुका था। लेकिन किस्मत ने वो बाब फिर से खोल दिया, मेरे खिलाफ। मैंने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां एक दूसरे को मुसलसल मसल रही थी। वकास कहाँ गया था? कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, कुछ दिन दुबई में भी काम किया, और जब वापस आया तब मैं कराची में एक बिजनेस विजिट पर था। उसी दौरान उसने अपने पुराने राब्तों से मेरा पता निकाला और एक रात मुझे अगवा करवा दिया। क्यों?
मेरा सवाल शॉर्ट था, लेकिन उसमें उलझन थी, क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहता था। सिर्फ जायदाद नहीं, शनाख्त, तुम, ये घर, मेरा नाम, मेरा वजूद, सब कुछ। वो कहता था, अगर मुझे जिंदगी में कुछ ना मिला तो अब सब कुछ तुम्हारा होगा, और मैं कुछ भी नहीं। तो उसने तुम्हें कहाँ रखा? मैंने सवालों का सिलसिला जारी रखा। एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में, ना रोशनी ना हुआ, बस एक बल्ब जो कभी जलता कभी बुझता। रोज एक इंजेक्शन दिया जाता और फिर कुछ याद न रहता। मैं अपने नाम तक को भूल चुका था। वो मुझे बार बार कहता, तू वकास है, वकास बन जा। मैंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। दिमाग में शोर पड़ रहा था, तो फिर तुम वापस कैसे आए? एक दिन इंजेक्शन रह गया। वो मसरूफ था, शायद कहीं गया हुआ था। मैं नहीं, बेहोश था, और दीवार के पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें एक ने मेरा असल नाम लिया, वो नाम जिसे मैं भूल चुका था। उस लम्हे जैसे बटन ऑन हुआ, मैंने पहचानना शुरू किया। टुकड़ों में चीजें याद आईं। मैंने तहखाने की खिड़की से छलांग लगाई। जख्मी हुआ, लेकिन भाग निकला। मैंने नजर उसके हाथ पर डाली जो बैंडेज में लिपटे हुए थे। ये हाथ वही जख्मी हुआ था। उसी दौरान वो वकास एक छोटे झगड़े में मारा गया। शायद किसी पुराने हिसाब को चुकता करने गया था। लाश मिली, शक्ल मेरे जैसी थी, और यूं सबने समझा कि वो मैं था। मैंने मेज पर पड़ा अखबार निकाला जो बरसों पुराना था। यह खबर उसी दिन की है। यही तस्वीर थी उस लाश के साथ, यही शनाख्त, यही यकीन। उसने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि उसके पास मेरे शनाख्ती दस्तावेजात थी। और तुम सदमे में थी। कोई सवाल न किया, सब यकीन कर लिया। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? वो मेरी तरफ देखकर बोला, जब मैं अस्पताल में था बेनाम मरीज के तौर पर, तब भी एक चेहरा रोज ख्वाब में आता था। वो तुम्हारा था। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी वो आदत कि चाय की चीनी का चम्मच रखकर घुमाने के बाद चम्मच को टेबल पर नहीं रखती, बल्कि कप में ही रहने देती थी। मैंने बेख्तियार मुस्कुरा कर कहा, अब भी वही करती हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की कसम खाई, कई जगहों पर गया, पुराने पते देखे, नादरा का रिकॉर्ड निकलवाया, पुराने बैंक बरात से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया, और आज अल्लाह के करम से दरवाजे के पीछे तुम मिल गई। मैं कुछ देर चुप रही, फिर अचानक एक और सवाल मेरे जहन में आया। वकास की लाश की शनाख्त कैसे हुई? डीएनए तो किसी ने किया ही नहीं। शक्ल मेरे जैसी थी, उसके पास मेरी चीजें थी, और तुम सदमे में। तुमने बस मान लिया। मैं तड़प कर बोली, मैंने तो खुद लाश देखी थी। तुमने देखा, मगर क्या पहचाना? वो कफन, वो जख्म, वो चेहरा जिस पर तुमने रोना था, वो वकास था, मैं नहीं। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, मगर अंधेरा अभी भी था। अब क्या होगा? मैंने पूछा, मगर खुद ही जवाब जानती थी। सच सामने लाना होगा। वकास की कब्र खोलनी होगी, शनाख्त मुकम्मल करनी होगी, और तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं ही वकार हूं, जो तुम्हारे साथ हर खुशी, हर दुख, हर वादे में था। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार दिल ने सरगोशी की। ये झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अकल वो अभी भी सवालों से भरी थी, और सवाल अब भी बाकी थे। उस रात में देर तक जागती रही। वो कुछ कह गया था, वो एक आम किस्सा नहीं था। जुड़वा भाई, अगवा, शनाख्त की चोरी, और फिर मौत, सब कुछ एक ऐसा जाल था जिसमें मुझे इल्म ही ना हुआ कि कब पांव उलझ गया। अगली सुबह मैं तैयार हुई, सर पर दुपट्टा लिया, और सीधा कब्रिस्तान चली गई। वही पुरानी गली, वही रास्ता, वही खामोश सैयारियों में लिपटी कब्रें। मैंने उस कब्र पर पहुंचकर बैठना चाहा, लेकिन घुटनों ने बोझ न सहा। मैं बैठ गई, मट्टी को हाथ से सहलाया, जैसे वो जवाब देगी। वकार या वकास? मेरे दिल ने सवाल किया, और दिमाग में एक गूंज सी हुई। मैंने नजरें जमाई उस कुत्बे पर जहां उसका नाम कुंदा था, वकार अहमद बिन नईम अहमद। वही नाम जिसे मैंने बरसों तक पुकारा, जिस पर मैंने दुआएं भेजी, आंखें बंद करके यकीन किया। मगर अब उस यकीन में दरार आ चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मट्टी पर हाथ फेरा। सवाल मेरे अंदर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं पहचान न पाई? क्या मैं सदमे में थी, या मैंने बस मान लिया जो सबने कहा? मुझे याद आया, तदफीन के दिन मेरे शौहर के चचा ने कहा था, चेहरा ज्यादा पहचान में नहीं आ रहा। हादसा बहुत शदीद था, पर मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटाया था। बस बेटा, मत देखो, अब बस दुआ करो। शायद वो लम्हा मैं हमेशा अपने जहन से काट चुकी थी, जैसे जख्म को ढांप दिया हो, मगर आज वही लम्हा मेरे सामने खड़ा था, बेनकाब। मैंने कब्र के सिरहाने बैठकर कुरान की चंद आयतें पढ़ी, हाथ उठाए, और सवालिया लहजे में कहा, या तो तू वकार है
या फिर धोखा। अगर तू वो है तो रब मुझे सब्र दे, और अगर तू वकास है तो सच को सामने आने दे। वापसी पर रास्ते में मैंने एक पुराना मोबाइल दुकानदार याद किया जो मेरे शौहर का जानने वाला था। वहां गई और पूछा, भाई वकार का आखिरी फ़ोन कहाँ से आया था? उसने पुरानी रसीदें निकाली। पिछली लोकेशन कहीं अंदरूनी सिंध की थी, सक्खर के करीब किसी छोटे गांव का नाम था, मगर नंबर फिर बंद हो गया। कई महीने बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अब मेरे पास एक और सिरा था, एक और सवाल, वहाँ कौन था, वकास या वकार? मैं घर लौटी और उस शख्स को जो दावा कर रहा था कि वो मेरा शौहर है, सीधा जाकर पूछा, कभी सक्खर गए थे? वो चौंका, फिर बोला, मैं वहाँ कुछ दिन रहा। जब भाग कर आया था एक किसान के घर, उन्होंने मुझे छुपा कर रखा था और वहाँ ही मेरी याददाश्त लौटना शुरू हुई। मैंने सर हिलाया। अब कहानी और हकीकत के दरमियान फासला कम हो रहा था, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे अब वकास के माजी को जानना था और शायद अपनी सच्चाई को भी। घर आकर मैंने बज़ाहिर सुकून की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ थमा हुआ नहीं था, जैसे हर चीज़ खामोश होने के बावजूद चीख रही हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, खिड़की की दरजे बंद की और लाइट बुझा दी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सिरहाने रखा तकिया भी अब अजनबी लगने लगा था। मैं मुसलसल खुद से लड़ रही थी। एक तरफ वो शख्स था जो दावा करता था कि वो मेरा शौहर है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर का वो यकीन जो सालों से एक कब्र पर बैठा रो रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर खामोशी छाई रही। वो शख्स जिसने खुद को मेरा शौहर बताया था मेरे सामने चाय में चीनी घोल रहा था, हैन उसी तरह जैसे वकार घोलता था, चम्मच को बगैर आवाज के कप में घुमाकर। ये एक छोटा सा इशारा था, मगर दिल ने फिर भी कहा, काफी नहीं। मैंने अपने सवालात तरतीब दिए और बहुत नरमी से कहा, वकार, अगर तुम वही हो तो तुम्हें मेरे हाथों का लम्स याद होना चाहिए, मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरी वो आदतें जो सिर्फ तुम जानते थे। उसने चाय का घूंट लिया और चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं वो सब भूल गया था, सिवाय एक बात के कि तुम्हारा चेहरा मेरे ख्वाबों में आता था, हर दिन हर रात। मैंने हाथ से चाय का कप रोक लिया। ये काफ़ी नहीं, ख्वाबों में तो वो भी आते हैं जिन्हें हम खो चुके होते हैं। सच वो होता है जो जागते हुए याद रहे। उसने नजरें झुकाकर कहा, तुम्हारी आवाज़ में वो इर्ताश है जो नींद में भी दिल को हिला दे। तुम हंसती हो तो दायां कान थोड़ा झुक जाता है। तुम्हारी आदत है आधी बात कहकर रुक जाना, जैसे दूसरे को खुद समझने की आजमाइश दो। ये मैंने तुमसे सीखा, भूल नहीं सकता। मैं लम्हे भर को खामोश हुई, मगर दिल के शुकूक अभी तक सलामत थे। तब मैंने कमरे में जाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें पुरानी याददाश्तें, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ पुराने खतूत थे। मैंने वो रिपोर्ट्स मेज़ पर रख दी। ये मेरी मेडिकल फाइल है, मेरे खून का ग्रुप, मेरी एलर्जी, मेरे पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड्स। तुम्हें कुछ याद है? वो आगे बढ़ा, फाइल को देखा, कुछ सफ़े पलटे, फिर बोला, तुम्हारी नाक में अक्सर सर्दी के दिनों में एलर्जी होती है, तुम्हें मैक्सुलिन से एलर्जी हो जाती है, और तुमने 2 बार दांत का इलाज करवाया था, मगर कभी फिलिंग मुकम्मल नहीं कराई क्योंकि तुम्हें ड्रिल की आवाज़ से वहशत होती थी। मैं सांस रोककर उसकी तरफ देखने लगी। उसके लहजे में न बनावट थी न गड़बड़। वो जैसे किसी बेरंग ख्वाब से जागकर हकीकत बता रहा था। और वो छुट्टी और वो चिट्ठी? मैंने अगला सवाल दागा, जो मैंने तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर दी थी, जिस पर कुछ खास लिखा था। उसने आंखें बंद कर ली और अल्फाज दोहराने लगा, जिंदगी शायद एक सफ़र है, लेकिन तुम वो वाहिद मुसाफिर हो जिसे मैं आखिरी स्टेशन तक साथ रखना चाहती हूँ। तुम्हारी चीनी। मेरे लबों पर कपकपाहट आ गई। यही वो चिट्ठी थी जिसे मैंने अपने हाथ से लिखा था और जिसकी आखिरी लाइन्स यही थी। मैंने दिल थाम कर बैठने की कोशिश की, मगर शुकूक अब भी दीवार से टेक लगाए खड़े थे। तुम कहते हो याददाश्त चली गई थी, वापस कैसे आई? वो किसान जिसके घर में मैं रहा, उसने मुझे रोज सूरह रहमान सुनाई। एक दिन जब आयत चल रही थी, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस वक्त मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर आई, तुम्हारा बुर्का, तुम्हारा किचन, तुम्हारी आवाज़, जैसे किसी ने बंद दरवाज़ा खोला हो। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को दोबारा ढूंढूंगा। शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाया, पुराने दोस्तों से रब्ता किया, और एक दिन बैंक से तुम्हारा पुराना एड्रेस मिला। बैंक? मैंने चौंक कर कहा, तो तुमने मेरी पेंशन को हाथ लगाया? नहीं, सिर्फ एड्रेस। खुदा गवाह है, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं छुआ। मुझे तुम वापस चाहिए थी, दौलत नहीं। मैंने गहरा सांस दिया। अब बातें जुड़ने लगी, मगर कुछ अब भी मुकम्मल ना था। मैंने अगली सुबह नाश्ता छोड़ा और सीधा कमरे में मौजूद फोल्डर निकाला
जिसमें कुछ पुराने शनाख्ती कागजात, बैंक स्टेटमेंट्स और अस्पताल की रिपोर्ट्स रखी थी। मैं अब सिर्फ लफ्जों पर नहीं, सबूत पर यकीन करना चाहती थी। जबान धोखा दे सकती थी, जज्बात बहका सकते थे, लेकिन कागज, खून, रिकॉर्ड ये झूठ नहीं बोलते। दोपहर होते ही मैं एक निजी तफ्तीशी एजेंसी गई। दफ्तर छोटा था मगर मुनज़्ज़म। सामने बैठे शख्स ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैंने उसे सारी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना बताया कि शनाख्त का मामला उलझा हुआ है और एक कब्र की हकीकत मालूम करनी है। उसने फौरन कहा, DNA टेस्ट के लिए आपको सरकारी इजाज़त लेना होगी। हम कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर करते हैं, साथ ही नादरा से शनाख्ती डाटा, पुरानी तस्वीर और दस्तखत का मवाजना भी निकलवाते हैं। मैंने हामी भर ली। उसने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया, ये इब्तदाई मंजूरी के लिए साइन करें। मैंने कलम पकड़ा तो हाथ लरजने लगा, लेकिन फिर मैंने दस्तखत कर दिए। 6 से बरसों की उलझन एक कदम में बदल गई हो। घर वापस आई तो वो शख्स वकार सहन में बैठा था। मैंने बगैर किसी ताखीर के कहा, चलो अस्पताल, खून का टेस्ट करवाना है। वो चौंका, फिर जैसे लम्हा भर को सोचा मगर सर हिला दिया। चलो, मैं तैयार हूँ। हम दोनों एक करीबी प्राइवेट क्लिनिक गए। इस्तकबालिया पर मेरे नाम का हवाला दिया। खून का सैंपल लिया गया और कहा गया कि नतीजा 3 दिन में मिलेगा। मैंने क्लिनिक की दीवार पर नजर दौड़ाई। एक जगह लिखा था, सच तक पहुंचने के लिए सब्र का रास्ता जरूरी है। मुझे लगा वो जुमला जैसे मेरे लिए ही लिखा गया हो। घर लौटे तो वो खामोश रहा। मैंने रात के खाने के बाद अपने कमरे की खिड़की खोली और उससे बुलाया, सुनो एक बात बताओ, तुम वापस क्यों नहीं आए? 7 साल कहाँ थे? वो कुछ देर चुप रहा, फिर दीवार से टेक लगाकर आहिस्ता से बोला, मुझे एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में कैद रखा गया। वहां दिन का पता नहीं चलता था, सिर्फ एक बल्ब जलता था जो कभी कभार बुझता भी नहीं था। रोज एक दवा दी जाती थी जो ना मुझे सुला पाती ना जगा पाती। मेरे जिस्म से ताकत छीन ली गई थी। हर रोज वही एक आवाज आती थी, तू वकास है, वकास बन जा। मैंने पलटकर उसे देखा। वो लोग कौन थे? वकास के पुराने राब्ते, शायद किसी बदमाश गिरोह के लोग। वो उन्हें पैसे देता था ताकि वो मुझे कैद में रखे। लेकिन एक दिन एक शख्स ने मुझे पानी दिया तो मेरे हाथ से गिलास छूट गया। वो शख्स रुका और मुझे गौर से देखने लगा। फिर अगले दिन वही आया और मुझे बाहर ले गया। किसने? मैंने चौंक कर पूछा। एक सादा सा किसान था जिसका बेटा उसी गिरोह के हत्थे चढ़ गया था। उसने मुझे पहचान लिया कि मैं कोई आम आदमी नहीं और मेरी हालत पर तरस खाया। उसने मुझे छुपाकर अपने खेतों के पास वाले कमरे में रखा। वही पुरानी जगह सक्खर के बाहर थी। वो तुम्हें कब छोड़ गया? जब मुझे कुछ याद आने लगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आंखें, हमारे दरवाजे का रंग, वो किचन जहां तुम हमेशा चीनी का डब्बा बाएं हाथ से खोलती थी। मैंने उससे कहा, मुझे वापस जाना है, और उसने अपने बेटे से कहकर बस में बिठवा दिया। मैंने सुनकर गहरा सांस लिया। ये सब बहुत पेचीदा है। तुमने इन 7 सालों में कभी कुछ लिखने, बोलने या इशारा देने की कोशिश नहीं की? नहीं कर सका। कई बार चाहा, लेकिन जब खुद को नहीं जानता था तो तुम्हें कैसे याद करता? मेरा नाम, मेरी पहचान, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। वो बात कर रहा था और मैं नोट कर रही थी। उसकी कहानी के सिरे, उसके जुमले, उसके चेहरे के तासुरात। कहीं झूठ की कोई लकीर नहीं थी, मगर मैं अब भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह मुझे तफ्तीशी एजेंसी से कॉल आई। कब्र कुशाई की दरखास्त अदालत में दाखिल हो चुकी है। अगले हफ्ते तारीख मुतवक्किया है। मैंने फोन बंद किया और सोच में पड़ गई। अगर सब सच है तो कब्र के अंदर वो किसका जिस्म है, और अगर सब झूठ है तो मेरा दिल क्यों कहता है कि ये वही है। रात को मैंने उसे बाहर बुलाया और कहा, कल हम वकास की तस्वीर नादरा से निकलवा कर मैच करवाएंगे। दस्तखत, चेहरे की शनाख्त, सब कुछ। वो सर झुकाकर बोला, कर लो, जो चाहे कर लो। अगर तुम्हें सच की ज़रूरत है तो मैं हर दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने नजरें नीचे की। फिर तैयार रहो क्योंकि अगला दरवाज़ा कब्र है। वो पलट गया, लेकिन जाते जाते कहा, कब्र में जो भी हो, सच अब बाहर आएगा। इस बार तुम्हारा यकीन मेरे साथ होगा या मेरे खिलाफ। फैसला तुम करोगी, मैं नहीं। और मैंने फैसला कर लिया था। अब दिल नहीं, सबूत फैसला करेगा। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद अगले 3 दिन बेहद थकन वाले थे। कब्र कुशाई की कानूनी मराहिल, सिक्योरिटी क्लियरेंस, महकमा सेहत की जानिब से माहिरीन की तैनाती, सब कुछ इस कदर बोझल महसूस हुआ जैसे मैं कोई जुर्म साबित करना चाहती हूँ। मगर मैं बस सच जानना चाहती थी, वो सच जो मेरे दिल को कई सालों से बेसुकून रखे हुए था। कब्रिस्तान की मुतवल्ली ने जब इत्तला दी कि इजाज़त आ गई है तो मेरे कदम खुद ब खुद वहाँ जाने लगे। वही पुरानी मट्टी, वही कच्ची पटगंडी और वही कब्र
जिस पर मैंने कई बार आंसू बहाए थे, अब मेरे सामने यूं खड़ी थी जैसे खुद मुझे चैलेंज दे रही हो कि आ देख, तुझे किस पर यकीन था। महकमा सेहत की वो टीम, 2 पुलिस एहलकार, तफ्तीशी एजेंसी का नुमाइंदा और मैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लोग कब्रों की सफाई में मसरूफ थे और मैं एक सच की दरियाफ्त में। जब कब्र खोली गई, मैं थोड़ा पीछे हट गई। मिट्टी हटाई जा रही थी। हर फावड़ा जैसे मेरे दिल पर मारा जा रहा हो। जमीन के अंदर जैसे मेरी जिंदगी के वो साल निकलने वाले हों जिन्हें मैंने दफन कर दिया था। तभी अंदर से एक लाश की बाकियात निकाली गई। वही कपड़े, वही जिस्मानी साख्त, मगर चेहरे का गोश्त मिट चुका था। अब सिर्फ हड्डियों की पहचान बाकी थी। डीएनए सैंपल ले लिया गया। रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलनी थी। 2 दिन के इंतजार में मैंने हर घड़ी गिनी। कभी अपना चेहरा आईने में देखती, कभी उसकी आंखों में सच तलाशने की कोशिश करती। हर लम्हा एक पहेली थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब तफ्तीशी एजेंसी ने फोन किया, रिपोर्ट तैयार है, आकर ले जाए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और दफ्तर पहुंच गई। फाइल मेरे हाथ में दी गई। सफेद कवर, अंदर नीले कागज में छुपे हुरूफ। मैंने लरजते हाथों से रिपोर्ट खोली और पढ़ा। नमूना नंबर 3421, जिसे कब्र से निकाला गया। उसका डीएनए फर्द मतलूब वकार अहमद बिन नईम अहमद से मेल नहीं खाता। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दिल जैसे कुछ लम्हे धड़कना भूल गया। फाइल मेरे हाथ से नीचे गिर गई। वो सच जिसे मैं बरसों से तलाश कर रही थी, वो मेरे कदमों में आ गिरा था। वो लाश जिसे मैंने अपने शौहर के नाम से दफन किया, वो वकार नहीं था। और जो शख्स मेरे सामने खड़ा था, जो खुद को मेरा शौहर कहता था, वही असली वकार था। मैं बेख्तियार वो फाइल उठाकर भागती हुई घर आ गई। वो सहन में बैठा था, हाथों में कुरान, तिलावत में मसरूफ। मैंने फाइल उसके सामने रख दी और सिर्फ इतना कहा, तुम वाकई मेरे शौहर हो? उसने मेरी तरफ देखा, आहिस्तगी से कुरान बंद किया और बोला, अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैंने एक कदम पीछे हटकर कुर्सी थामी और उस पर बैठ गई। मेरे अंदर जैसे बरसों का जब्त एकदम पिघल गया। आंखों से आंसू निकले, लबों पर कपकपाहट और हलक से निकला, मुझे खुद पर यकीन नहीं रहा था। तुम पर क्या रखती? उसने कुछ न कहा। खामोशी में उसकी आंखें बहुत कुछ कह चुकी थी। मैंने चेहरा छुपाने की कोशिश की, मगर वो सामने आकर खड़ा हो गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मेरे जहन में उलझी हर गिरा जैसे एक एक करके खुलने लगी थी। वो लाश जो वकार समझी गई, असल में वकास की थी, और जो सामने बैठा था वही मेरा शौहर था। वकार, जिसके सच को मैंने बार बार आजमाइश में डाला, लेकिन अब सवाल बदल चुके थे। अब सच्चाई की तस्दीक नहीं, उसकी बुनियाद तलाश करना थी। मुझे जानना था कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। मैंने खुद से कहा, अगर धोखा मिला है तो अब पूरी कहानी भी जाननी होगी। उस रात मैंने बैठकर वकार से पूछा, वकास ने ये सब क्यों किया? वो सोफे की पुश्त से टीक लगाकर आंखें बंद कर गया, जैसे कोई पुराना जख्म दब गया हो। हम दोनों एक जैसे पैदा हुए, एक ही दिन, एक ही घड़ी, एक ही माँ की कोख से, लेकिन बचपन से ही वो खुद को दूसरा महसूस करता था। मैंने आहिस्ता आवाज में पूछा, माँ अगर मुझे प्यार करती तो वो समझता कि मैं पसंदीदा हूँ। अब्बू अगर मुझे अपने बिजनेस की बातें बताते तो वो समझता कि उसे बाहर रखा जा रहा है। हम खेलते तो वो हारता, मैं हंसता तो वो चुप रहता। वक्त के साथ ये हसद नफरत में बदल गया। तुमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत की। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ काम करे, मेरे साथ चले। मैंने अपने बिजनेस में हिस्सा देने की भी कोशिश की, मगर उसने कहा, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? मैं उसे भूल चुका था। वो परदेसी बनकर दुनिया में गुम हो चुका था। तुमसे शादी के बाद मेरे दिल ने उसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने नजर नीचे कर ली। दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वकास हमेशा पर्दे के पीछे मौजूद था और हम सब उसे नजरअंदाज करते रहे। क्या वो तुम्हें मारना चाहता था? मैंने वो सवाल दोहराया जो दिल में बार बार गूंज रहा था। वकार ने मेरी तरफ नजरें उठाई। नहीं, वो मुझे जिस्मानी तौर पर नहीं मारना चाहता था, वो मुझे वजूद से मिटाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं ऐसा कहीं दफन हो जाऊं कि दुनिया में वकार के नाम पर सिर्फ वो रहे, तुम्हारे साथ, मेरे घर में, मेरे नाम पर। वो जिंदगी जो मेरी थी वो मुकम्मल उसकी हो जाए। और वो कामयाब हो गया, कुछ वक्त के लिए, मैंने धीरे से कहा। वकार ने एक गहरी सांस ली। हाँ, तुमने उसे दफन किया, मेरा नाम उसकी कब्र पर लिखा गया, और मैं एक अनजाने गांव में एक छोटे से कमरे में अपनी शनाख्त भुला बैठा। मैंने हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने छोड़ दिए और मैं भी उस धोखे का हिस्सा बन गई। अपनी आंखों से वकार को दफनाया और दिल से उसकी जुदाई को कबूल कर लिया।
वो आगे बढ़ा, मेरा हाथ थामा और बोला, नहीं, तुम उस धोखे की कैद में थी, कसूरवार नहीं। तुम वही कर रही थी जो दुनिया तुम्हें दिखा रही थी। तुमने जो देखा, जो सुना, उसी पर यकीन किया। सच तो मैं भी भूल गया था। तुम क्या करती? मैंने कुछ कहने के बजाय बस उसके हाथ को मजबूती से थामे रखा। हम दोनों के बीच एक खामोशी थी, जो इस बार इल्जाम की नहीं, अफवाह की थी। फिर मैंने एक सवाल किया जिसने उसे थोड़ा चौंका दिया। वकास की मौत कैसे हुई? वो झगड़ा, वो किससे था? वकार ने एक लम्हे को रुककर जवाब दिया, ये वो पहलू है जिसे मैं अभी खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्ट्री में जहां मुझे रखा गया था, वो किसी छोटे जराइम पेशा गिरोह की जेर इस्तेमाल थी। वकास उन्हीं से राब्ते में था, लेकिन लगता है कि उसने किसी को धोखा दिया या पैसे मारे। जिस रात में वहां से फरार हुआ, वो शायद किसी मामले में फंसा, मारा गया। पुलिस को लाश मिली, उसके पास मेरे कागजात थे, मेरे शनाख्ती कार्ड, मेरे जेवर, इसीलिए वो लाश मेरी समझी गई। क्या तुम्हें लगता है वकास का कत्ल किसी के इंतकाम में हुआ? मैंने संजीदगी से पूछा। वकार ने इस बात में सर हिलाया, हाँ, और मुझे लगता है उस कत्ल का ताल्लुक मेरे अगवा से भी है। वकास ने जिन लोगों को इस्तेमाल किया, वो सब खामोशी से अलग हो गए। मैं उन सबको तलाश करना चाहता हूँ। हम कैसे? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। वकास का एक पुराना फ़ोन मेरे पास है, जो अस्पताल वालों ने मुझे दिया था। शायद उसमें कोई नंबर, कोई राब्ता, कोई सिरा हो। मैं चाहता हूं कि हम पुलिस के बजाय खुद तफ्तीश करें, तब तक जब तक कोई सुराग ना मिल जाए। मैंने गहरी सांस ली। तो सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम दोनों को अपने माजी के अंधेरों से गुजरना होगा। लेकिन अब फ़र्क ये है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने सर झुकाया और दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, अब जो भी सामने आए वो सच हो और वही रास्ता हो जिस पर हम मुकम्मल तौर पर एक बार फिर जिंदगी जी सकें। वकास के साथ जो हुआ वो भी कहानी का हिस्सा था, और अब ये ज़रूरी था कि हम उस कहानी का आखिरी सफ़ा खुद लिखें, मुकम्मल सच के साथ। अदालत के उस दिन मैंने सादा सफ़ेद लिबास पहना, बगैर किसी रंग के, जैसे मैं खुद को गैर जानिबदार जाहिर करना चाहती थी। दिल भारी था मगर कदम मजबूत। कई महीने की तफ्तीश, सवाल जवाब, शुबहात, सबूत, सब एक आखिरी सच के लिए जमा हो चुके थे, और अब सच को कानून की जबान में साबित करना था। अदालत में खामोशी थी, जैसे हर दीवार ने भी हमारी कहानी सुन रखी हो। मैं गवाह की कटहरे में खड़ी हुई। जज ने नजरें उठाकर मुझसे सवाल किया, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने एक लम्हे के लिए अपनी उंगलियों को देखा, जिनमें वही पुरानी चुभन महसूस हो रही थी। वक्त के कांटे जो 7 साल से अंदर पैवस्त थे। मैं 7 साल तक एक कब्र से मोहब्बत करती रही, जिसमें मेरा शौहर दफन नहीं था। मैंने जिस शख्स को याद किया, उसकी तस्वीर आंखों में रखी। वो दरअसल जिंदा था, और जिसे दफन किया वो मेरा शौहर नहीं, उसका जुड़वां भाई था। अदालत में एक सरसराहट सी फैल गई। मुझे एक सच के बदले 7 साल का धोखा मिला। मुझे वो दुख नहीं जो मौत का होता है, बल्कि वो जख्म मिला जो धोखा देता है। मैंने लम्हा भर को सांस लिया, फिर कहा, यह केस सिर्फ शनाख्त का नहीं, ये वजूद की चोरी का है। एक शख्स ने मेरे शौहर की जिंदगी चुराई, नाम, चेहरा, पहचान और मेरे एहसासात, और उसे एक झूठ के अंदर दफन कर दिया। अदालत में वो शख्स जिसे अब सब वकार मान चुके थे, खामोशी से बैठा था। उसके बराबर में वकील मौजूद था, जो वजाहत दे चुका था कि डीएनए, नादरा के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और पुरानी तस्वीर सब वकार के हक में जा चुके हैं। वकास की मौत जो पहले एक हादसा कही गई थी, अब एक मशकूक कत्ल के तौर पर दर्ज की गई। शनाख्ती फ्रॉड, गैर कानूनी दस्तावेजात और माली फायदे के इल्जामात के तहत उस पर मुकदमा दायर किया गया। चाहे अब वो दुनिया में ना रहा, मगर उसका जुर्म जिंदा था। अदालत ने यह केस इस्तशनाई करार दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, ये मामला सिर्फ शनाख्त का नहीं, जज्बात और एतमाद के कत्ल का है। ऐसे मामलात हमारे अदालती निज़ाम के लिए नई मिसाल बनेंगे। कार्रवाई मुकम्मल हुई, फैसला सुनाया गया और फाइल बंद हो गई। मगर मेरे अंदर की फाइल अभी खुली थी, सवालों से भरी, अंदेशों से लबरेज। अदालत से बाहर निकलते ही सूरज तेज हो चुका था। मेरे सामने वो खड़ा था, वही शख्स जिसके लिए मैं कभी मेहंदी रचाया करती थी, जिसके लिए मैंने सब ख्वाब देखे और जिसे दफना कर मैंने अपना यकीन मार दिया था। हम चंद लम्हे खामोश रहे, फिर मैंने नजरें उस पर जमा कर पूछा, आप क्या चाहते हो? वो आहिस्तगी से बोला, जिस औरत के नाम से मैं जिंदा रहा, अगर वही मुझे फिर से कबूल कर ले तो यही काफ़ी होगा। मैं उसके जुमले पर गुमसी हो गई। उसकी आवाज़ में कोई तकाजा नहीं था, ना जिद, ना शिकायत, बस एक थकन थी, जैसे बरसों का बोझ आज अल्फाज की शक्ल में गिरा हो। मैंने सर झुकाकर खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर वही बन सकती हूँ? क्या हम रिश्ता दोबारा जोड़ सकते हैं?
जो एक कब्र पर जाकर खत्म हुआ था। क्या वक्त ने हमारे बीच वो खला बना दिया है जिसे कोई याद भी पूर्ण न कर सके? जवाब मेरे पास नहीं था। वक्त शायद सब कुछ नहीं भरता, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन वो फैसला जरूर करता है। वकार ने सर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, जितना भी लगे, जितना भी मुश्किल हो। हम दोनों साई की तरह अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, न एक दूसरे से दूर न करीब। घर वापस आकर सब कुछ बदला बदला सा लगा। दीवारें वही थी, तस्वीरें वही थी, लेकिन उनमें झलकती यादें जैसे एक नई रोशनी से जगमगा रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, कपड़ों की अलमारी से वो पुराना संदूक निकाला जिसमें मैंने शादी के दिन की तस्वीरें, वकार के खतूत और हमारे साथ की कुछ बेकीमत निशानियां रखी थी। मैंने आहिस्ता से एक एक तस्वीर निकाली। निकाह वाले दिन की वो तस्वीर जिसमें वो सफेद शेरवानी में मेरे साथ बैठा था और मैं सुर्ख जोड़े में नीम शर्मिंदा नीम मसरूर बैठी थी। वो लम्हा आज फिर मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गया। फिर पहली ईद की तस्वीर, वो जिसमें वकार ने मुझे अपनी अम्मी से छुपकर चूड़ियां पहनाई थी और मेरे हाथों की मेहंदी अभी ताज़ा थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता एल्बम पलटती रही। तस्वीरों के रंग जैसे बोलने लगे थे। याद है ये लम्हा, ये खुशबू, ये क्या कहा, और हर तस्वीर के साथ मेरा दिल कहता रहा, ये सब कुछ किसी झूठ में दफन नहीं था, ये हकीकत थी, तुम्हारी जिंदगी थी, तुम्हारा रिश्ता था। कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। वो आया, वही शख्स जिसे मैंने बरसों ख्वाबों में देखा, जिसकी कब्र पर जाकर रोती रही और जो हकीकत में मेरे सामने जिंदा बैठा था। मैंने तस्वीरें दोबारा बंद करते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि लौटकर सब वैसा ही पाओगे? उसने दरवाजे के पास खड़े होकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, मगर उम्मीद जरूर थी कि कम से कम तुम पहचानोगी। मेरे दिल ने एक हल्की सी धड़कन बदली। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे वक्त लगेगा, पर अब मैं सच जान चुकी हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आया, कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठा। मैं जबरदस्ती कुछ नहीं चाहता, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि एक दिन तुम्हारा हाथ थामूं, वही हाथ जो बरसों मेरी हथेली से जुदा रहा। मैंने हाथ नीचे रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखा। वो लम्हा जो बरसों पहले टूट गया था, अब धीरे धीरे जुड़ने लगा था। क्या तुम चाहते हो हम वो सब फिर से शुरू करें? मैंने पूछा, मगर लहजे में तलखी नहीं थी, सिर्फ एहतियात थी। उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि हम वो कुछ नया बनाएं जो पहले से बेहतर हो। पहले की तरह बनने की कोशिश नहीं, इस बार सच्चाई के साथ, पूरी समझ के साथ और तुम्हारी मर्जी से। मैंने एक पुरानी तस्वीर दोबारा निकाली जिसमें हम दोनों एक सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे थे। तब वकार ने मेरी नाक पर थोड़ा सा आइसक्रीम लगा दिया था और मैंने गुस्से में करीबी पत्थर उठाकर उसे मारने की धमकी दी थी। वो लम्हा इतना सादा था, मगर आज उतना ही कीमती लग रहा था। तुम्हें वो दिन याद है? मैंने पूछा, तस्वीर दिखाते हुए। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था कि अगर दोबारा आइसक्रीम से छिड़ा तो घर वापस चली जाऊंगी। हम दोनों हंस पड़े। पहली बार बरसों के बाद मैंने उसकी मौजूदगी में बेसाख्ता हंसी महसूस की, जैसे दिल के अंदर एक चिराग जल उठा हो। वकार, मैंने नरमी से कहा, ये सब आसान नहीं होगा। लोग सवाल करेंगे, यादें चुभेंगी, रातों को खौफ भी आएगा। मैं जानता हूं, लेकिन अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं हर वो सवाल तुम्हारे साथ खड़ा होकर सुनूंगा, हर वो रात जाग कर गुजारूंगा और हर वो खौफ तुम्हारे हिस्से से काट कर अपने हिस्से में ले लूंगा। बस तुम हाँ कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। वकार जो कभी मेरी जिंदगी था, अब मेरी पहचान का वो हिस्सा था जिसे वक्त ने मुझसे छीनकर फिर से लौटा दिया था। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या शर्त? वो चौंक कर बोला, यह आइसक्रीम का बदला भी बाकी है। मैंने शरारती अंदाज में जवाब दिया। वकार ने कहकहा लगाया और बोला, इस बार तुम्हारी नाक पर नहीं, दिल पर लगाऊंगा, ताकि कभी भूलो ना कि हमने नई जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी, मोहब्बत से, सच्चाई से और इज्जत से। मैंने दिल में शुक्र अदा किया। जिस चिराग को मैंने कब्र पर जलाया था वो अब मेरे दिल में रोशन हो चुका था, लेकिन ये रोशनी भी तब तक कायम रहेगी जब तक हम दोनों उसकी हिफाजत करते रहेंगे। और मैं तैयार थी एक नए आगाज के लिए, वकार के साथ। आज 7 दिन के बाद हम दोनों खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर हमने कोई बात नहीं की, ना जरूरत थी ना हिम्मत। वो वक्त जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं और फकत खामोशी इजहार बनती है, शायद यही वो लम्हा था। शहर की गहमा गहमी से दूर कब्रिस्तान की सन्नाटा लिए हवाएं हमारे साथ चल रही थी। दरख्तों की झुकी शाखें, मट्टी की महक और कब्रों पर खिले गुलाब, हर मंजर किसी पुराने राज का मुहाफिज लग रहा था। हम उस कब्र के सामने रुके जिसे मैंने परसों वकार की समझ कर सींचा था, जिस पर ईद के दिन चादर चढ़ाई,
शब कदर को चराग जलाया और हर दुआ में नाम लिया। वही कब्र जो अब वकास की साबित हो चुकी थी। मेरे हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था। मैं झुकी और आहिस्तगी से उन्हें कब्र पर रखा। मेरे होंठ हिलने लगे। एक खामोश दुआ निकली, या अल्लाह, अगर वकास ने जुल्म किया तो तू बेहतर इंसाफ करने वाला है, लेकिन अगर वो कहीं दिल में नादिम हुआ हो तो उसकी माफ़ी का दर खोल दे। वो जीतना चाहता था मगर गलत तरीके से। अगर वो माफ़ी के काबिल है तो तौफीक दे मौला। मेरे शौहर वकार मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उसकी आहट सुनी, उसका वजूद महसूस किया। उसने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो लम्हा भी हमारे दरमियान का कोई बोझ था जिसे हम दोनों अब बांटना चाहते थे। उसने धीरे से कहा, जिंदगी दोबारा शुरू करते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकन नहीं थी, बल्कि एक नए सफर का सुकून था। मैंने नजरें आसमान की तरफ उठाई। बादल छट चुके थे, हल्की धूप फैल रही थी, जैसे बरसों के अंधेरे के बाद रोशनी ने अपने लिए रास्ता बना लिया हो। हम दोनों कब्र से कुछ फासले पर आकर बैठ गए। वकार ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और हाथ में घुमाने लगा। वकास ने जो किया वो शायद माफी के काबिल नहीं, लेकिन उसने जो दिखाया वो हमें बहुत कुछ सिखा गया। उसने कहा, हाँ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मुझे सच की कीमत का अंदाजा हुआ, और ये भी कि सच के बगैर रिश्ता सिर्फ एक बोझ होता है, चाहे वो मोहब्बत से भरा हो या यादों से। वो खामोशी से सुन रहा था। मैंने कुछ देर के बाद कहा, मैं अब बेवा नहीं हूं, ना धोखे की कैद में। मैं अब सिर्फ एक औरत हूं जो सच के साथ जीना चाहती है, अपने इंतखाब से, अपनी पहचान के साथ। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और बोला, क्या तुम मुझे एक बार फिर उसी हक से थामोगी जिससे पहले थामा था? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। इस बार न रस्म थी, न रिवायात, न जबर। यह हाथ एक मुकम्मल शऊर के साथ बढ़ा था। न माजी की कैद, न मुस्तकबिल का खौफ, सिर्फ हाल, सिर्फ सच, सिर्फ हम दोनों कब्रिस्तान से निकले। रास्ते में एक छोटे बच्चे को देखा जो साइकिल से गिर गया था। वकार आगे बढ़ा, बच्चे को उठाया और साइकिल सीधी की। बच्चे ने शुक्रिया कहने के बजाय मुस्कुराकर कहा, अंकल आप हीरो लगते हैं। वकार हंस पड़ा, बस हार के बाद सीखा है जीतना बेटा। घर वापसी पर मैंने पहली बार वो बावर्ची खाना खोला जो वकार के जाने के बाद मैंने बंद कर दिया था। वो पुरानी चाय की केतली निकाली, 2 कप रखे और चाय बनाने लगी। वकार किचन के दरवाजे पर खड़ा मुझे देखता रहा। याद है ये केतली? मैंने पूछा। हाँ, तुम हमेशा कहती थी इसमें चाय का जायका अलग है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज फिर वही जायका चाहिए, मगर इस बार तलखी के बगैर। हम दोनों ने वो चाय पी। वो पहला घूंट जैसे बरसों की तलखी को धो गया हो। रात को मैंने बैठ के दोनों साइड्स बराबर की। वकार आकर बैठा और बोला, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, अब नहीं, क्योंकि अब हकीकत मेरे साथ है, ख्वाब नहीं। सोने से पहले मैंने एक नई डायरी निकाली। उस पर पहला जुमला लिखा, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। वकार ने मुझसे डायरी मांगी और एक और लाइन लिखी, हम वो 2 लोग हैं जो दोबारा जीने के लिए मरे थे और दोबारा जुड़ने के लिए सच का सामना किया। हमने चिराग बुझाया। बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर एक रोशनी जो शायद अब कभी बुझेगी नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।